देखो अपन ने जो है बेसिकली 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे। 5 हेड ऑफ इनकम कौन-कौन से होते हैं? एक तो होता है सैलरी, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना? उसके बाद क्या आता है अपना पीजीईपी, देन कैप गेन्स, उसके बाद आईएफओएस। सबको मैं टोटल करता हूँ। इन सबको जब आप टोटल करते हो तो क्या मिलती है आपको? जीटीआई मिलती है। सबको टोटल करने पे आपको क्या मिलती है? जीटीआई मिलती है। जीटीआई में से क्या करते हो? चैप्टर 6 से के डायरेक्शंस को लेस करते हो तो आपको क्या मिलता है? टोटल इनकम मिलता है। हाँ, अपन एक चैप्टर देखने जा रहे हैं। अपन एक चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। क्या मतलब है? कि जो इनकम टोटल इनकम का पार्ट बनेगी ही नहीं। मतलब क्या होगी? इनकम जो एग्जेम्प्ट है। बेसिकली अपन क्या कह रहे हैं? इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। मतलब बेसिकली इस कंप्यूटेशन में नहीं आएगी, इस कंप्यूटेशन में आएगी ही नहीं। मतलब क्या होगा कि कौन कौन सी इनकम जो है एग्जेम्प्ट है। एग्जाम का मतलब है कि भाई उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। और टैक्स लगेगा नहीं का मतलब क्या है? कि टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में अपन जो है उसको ऐड करेंगे ही नहीं। अच्छा, इसमें से सबसे पहले जो पॉइंट है वो है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, ठीक है ना? तो मैंने आपको जो है मोटा मोटा बता भी था, मोटा मोटा आपको बताया भी था कि भाई अगर आपको जो है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम होती है, अगर आपको इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम होती है तो क्या कर दी जाती है? वो जो है पूरी की पूरी एग्जाम कर दी जाती है। एग्रीकल्चर से आप जो भी पैसा कमाते हो पूरे साल में, एग्रीकल्चर से आपने जो भी पैसा कमाया है पूरे साल में, ठीक है ना, उस पर आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इंडिया में। तो है आपको इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 10 जो है वो मुझे ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम पूरे इनकम टैक्स एक्ट में एग्जेम्प्ट है। सर्टेन इनकम आर एग्जेम्प्ट, सर्टेन इनकम विच आर एग्जेम्प्ट, जो बेसिकली एग्जेम्प्ट है एंड विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। सबसे पहला पॉइंट अपन ने देखा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया की होनी चाहिए। मतलब आप इंडिया में रह के एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, ठीक है ना? इंडिया में रह के एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है बेसिकली आपकी इनकम एग्जाम कर दी जाएगी। अगर मैंने जो है नेपाल में एग्रीकल्चर करके कोई इनकम कमाई है, नेपाल में एग्रीकल्चर करके कोई इनकम कमाई है तो क्या वो इंडिया में एग्जाम होगी? इंडिया में एग्जाम नहीं। तो आपने जो है एग्रीकल्चर करा है इंडिया में, आपने जो है एग्रीकल्चर करा है इंडिया में, फिर आपको इनकम हो रही है तो वो एग्जाम करी जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, वेरी इजी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचने पे जो आपको इनकम हो रही है वो क्या होगी? एग्रीकल्चर इनकम होगी। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स ग्रोइंग इन अ नर्सरी। नर्सरी आपने देखा होगा, ठीक है ना? नर्सरी जहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे पेड़ पौधे बिके हुए, पेड़ पौधे रखे हुए होते हैं, उधर से अपन क्या करते हैं? उधर से जो है अपन उन पेड़ पौधों को बेचते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडिंग्स, तो जो भी आपकी सैपलिंग्स है, जो भी आपकी सीडिंग्स है, मतलब पेड़ पौधे को जो आपने बेचा है, नर्सरी से जो आपने बेचा है उसको भी अपन क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। अच्छा, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने क्या कर रखा है? एग्रीकल्चर लैंड को किसी दूसरे फार्मर को किराए पे दे रखा है और फिर उससे आपको क्या हो रहा है? रेंट हो रहा है, वो भी क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट, या फिर रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कोई बिल्डिंग जो है, कोई बिल्डिंग अपन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, ठीक है ना? तो कोई बिल्डिंग को जो है अपन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, उसको जो है आपने क्या कर रखा है? किराए पे दे रखा है, उस पर आपको इनकम हो रही है, वो क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। मतलब मोटा मोटा आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, ये पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट जो है अपन थोड़ा लास्ट में समझेंगे। पार्शियल इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा इस चैप्टर के। छोटा सा चैप्टर है, देखो 2 पेज का चैप्टर है, खत्म है। 2 पेज के चैप्टर में अपना पूरा चैप्टर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। आ जाओ आगे। देखो क्या दे रखा है? इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड, इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। अभी क्या रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम डज नॉट बिकम एग्रीकल्चर, डज नॉट बिकम एग्रीकल्चर इनकम merely because of its indirect connection with the land। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम, है ना? तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं बन जाएगी जस्ट बिकॉज इन दोनों इनकम में थोड़ा सा क्या है? कनेक्शन है। एग्जांपल समझते हैं। देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी है जो इंगेज्ड है इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस। तो एक कंपनी है जो एग्रीकल्चर बिजनेस भी कर रही है, नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस भी कर रही है। अच्छा, इस कंपनी का जो मैनेजर है, इस कंपनी का जो मैनेजर है, तो लेट अस से सपोज कंपनी का जो बिजनेस है 40% एग्रीकल्चर बिजनेस है और 60% क्या है? नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस है। कंपनी के मैनेजर को जो है करंट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का कमीशन मिला। कंपनी के मैनेजर को करंट ईयर में 1 लाख रुपीज़ का क्या मिला? कमीशन मिला। कंपनी का मैनेजर ये कहता है कि भाई देखो, इस 1 लाख रुपीज़ में से 40% तो क्या है? 40% मैंने एग्रीकल्चर के लिए क्या करा है? डिवोट करा है। तो 40,000 मेरा क्या होना चाहिए? एग्जिम्ट होना चाहिए। मैनेजर क्या कहता है? 40,000 मेरा एग्जिम्ट होना चाहिए एंड बैलेंस 60,000 जो है मैं क्या करूंगा? बैलेंस 60,000 पे जो है मैं टैक्स पे करूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इन लोगों ने क्या कहा? कोई मैनेजर ऑफ द कंपनी इंगेज्ड इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस। तो कंपनी क्या कर रही है? एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस दोनों कर रही है। तो मैनेजर, उस कंपनी का मैनेजर कैन नॉट क्लेम हिज कमीशन ऑन प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट प्रोपोर्शनेट टू द एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द कंपनी। वो ये नहीं कह सकता कि भाई जो मुझे 1 लाख रुपीज़ का कमीशन मिला है उसमें से क्या करूंगा मैं? 40% तो जो है एग्रीकल्चर मानते हुए क्या करूंगा? एग्जेम्प्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा।
आपको ये देखना है कि भाई आपकी जो डायरेक्टली इनकम हो रही है, आपकी जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्ट होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है ये क्या कर रही है, एग्रीकल्चर बिजनेस कर रही है ना, कंपनी जो है एग्रीकल्चर बिजनेस कर रही है और नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस कर रही है। तो कंपनी को जो एग्रीकल्चर बिजनेस से क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रहे हैं, वो एग्जेम्प्ट होंगे, वो एग्जेम्प्ट होंगे। मैनेजर मैनेजर जो है, मैनेजर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कनेक्शन मानते हुए बेसिकली मैनेजर जो है एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता अपने कमीशन में से। इजी। इसी तरह से एक और चीज समझो, इसी तरह से एक और चीज समझो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो क्या कर रही है, देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेलिंग बटर, बटर को बेच रही है। अच्छा, मेड बाय द क्रीम सोल्ड टू देम बाय द फार्मर्स इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो फार्मर ने क्या करा, फार्मर्स ने जो है बेसिकली, फार्मर्स ने जो है बेसिकली क्या करा, फार्मर्स ने जो है बेसिकली क्रीम बेची किसको, फार्मर्स ने जो है क्रीम बेची किसको, सोसाइटी को। तो फार्मर्स ने क्या करा, क्रीम बेचा किसको, सोसाइटी को। तो फार्मर्स ने जो है क्रीम बेचा सोसाइटी को। अब सीधी सी बात ये है कि जो फार्मर है, फार्मर ने जब क्रीम बेचा तो उसको क्या हुई, एग्रीकल्चर इनकम हुई। तो फार्मर के हाथ में क्या होगा, एग्जेम्पशन आ जाएगा। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उस क्रीम से बटर बना के बेचती है, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, बटर बेचती है, ठीक है ना, मेड बाय द क्रीम, ठीक है ना। तो क्रीम से बटर बना के बेचती है। अच्छा, क्रीम क्रीम जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसने दी है, फार्मर्स ने दी है। तो सोल्ड टू देम बाय द फार्मर्स इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है ना। सोल्ड टू देम बाय द फार्मर्स इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है कि फार्मर्स ने क्रीम बेचा किसको, सोसाइटी को। सोसाइटी क्या करेगा, उस क्रीम का बटर बनाएगा और बेचेगा किसको, कस्टमर्स को। तो सरकार ने ये कहा कि भाई फार्मर जब क्रीम बेचते हैं सोसाइटी को तो इसको तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन जब ये सोसाइटी क्या कर रही है, उस क्रीम को बटर बना के बेच रही है, तो ये सोसाइटी की जो इनकम है उसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या कर रही है, बटर बेच रही है, मेड बाय क्रीम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। और क्रीम जो है सोसाइटी को बेची किसने, फार्मर्स ने बेची है। तो सोल्ड टू सोसाइटी बाय फार्मर्स, डन है। तो आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि जो आपकी डायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम है, जो आपकी डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। इनडायरेक्ट कनेक्शन, अगर एग्रीकल्चर इनकम से आपको कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है ना, तो उसको जो है बेसिकली अपन एग्रीकल्चर इनकम मानते हुए एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है। वेरी इजी। तो ये तो अपन ने बात करी किसकी, एग्रीकल्चर इनकम की, ये अपन ने बात करी एग्रीकल्चर इनकम की। इसी तरह से जो है सेक्शन 10 में कुछ और अपने को क्या दे रखे हैं, एग्जेम्पशंस दे रखे हैं। मैंने आपको समझाया भी था जब अपन टैक्सेशन ऑफ फर्म कर रहे थे कि जो फर्म और एलएलपी के प्रॉफिट्स में उनके पार्टनर का शेयर होता है, वो पार्टनर के हाथ में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सीधी सी बात है कि भाई फर्म ने करंट डे में प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपीज का, फर्म ने उस 1 लाख रुपीज के प्रॉफिट पे टैक्स पे कर दिया होगा। अब जब वो प्रॉफिट पार्टनर को बट रहा है तो पार्टनर को वापस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो शेयर इनकम रिसीव्ड बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म या एलएलपी वो क्या होता है, वो जो है एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 10 में वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरह से एक और चीज समझो, अमाउंट रिसीव्ड बाय द मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ एचयूएफ, ठीक है ना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है एचयूएफ है, एचयूएफ ने क्या करा, अपने प्रॉफिट्स पर टैक्स पे कर दिया होगा। तो जब मेंबर को क्या मिल रहा है, मेंबर को जो है पैसा मिल रहा है एचयूएफ से, ठीक है, तो क्या मेंबर के हाथ में वापस टैक्सेबल करें, मेंबर के हाथ में वापस टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह से अपने जो ये एमपी होते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिशियंस, एमपीज एंड एमएलएज, तो इन लोगों को हमने ये कहा कि भाई जो आप एमपीज हो और एमएलएज हो, आपको जो है क्या मिल रहा है, डेली अलाउंस मिल रहा है और कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिल रहा है, वो क्या कर दिया जाएगा, आपके हाथ में एग्जाम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप पॉलिटिशियंस हो, आप जो है पॉलिटिशियंस हो, आपको अगर क्या मिल रहे हैं, डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं या फिर कंस्टिट्यूएंसी अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो क्या कर दिए जाएंगे, आपके हाथ में एग्जाम कर दिए जाएंगे, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह से कोई ट्रेड यूनियन है, उसको हाउस प्रॉपर्टी की या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम हुई है, वो क्या कर दी जाएगी, एग्जाम कर दी जाएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो अगर आप एक क्या हो, ट्रेड यूनियन हो, अगर आप जो है बेसिकली एक ट्रेड यूनियन हो और अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम होती है या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में क्या होती है, इनकम होती है, तो वो आपके हाथ में एग्जाम है, आपको जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप एक प्रोविडेंट फंड हो, सुपर एन्युएशन फंड हो, ठीक है ना, ग्रेचुइटी फंड हो या फिर ईएसआई हो, अगर आपकी जो इनकम है, अगर आपकी जो इनकम है वो पूरी की पूरी क्या कर दी जाएगी, सेक्शन 10 के अंदर एग्जाम कर दी जाएगी। तो इनकम ऑफ प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेचुइटी फंड एंड ईएसआई सेक्शन 10 के अंदर क्या होती है, एग्जाम होती है। इसी तरह से इनकम रिसीव्ड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, ठीक है ना, तो नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट जो है उसको जो इनकम होगी पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जाम होगी। अच्छा, एक और पॉइंट समझना, एक और पॉइंट समझना, जो पेयर है, जो इनकम पे कर रहा है किसको, एनपीएस ट्रस्ट को, ठीक है ना, वो कभी भी टीडीएस नहीं काटेगा। तो क्या दे रखा है, एनपीएस ट्रस्ट शैल रिसीव ऑल द इनकम विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ टीडीएस। एनपीएस ट्रस्ट को जब भी पैसा दिया जाएगा तो टीडीएस कभी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो एनपीएस की इनकम क्या होती है, एनपीएस की इनकम एग्जिट होती है। क्या इन सबको रटने की जरूरत है, इन सबको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एकदम बस आप जो है पढ़ पढ़ के भूल जाना, एकदम जो है पढ़ पढ़ के भूल जाना। अगर एग्जाम में कोई एडजस्टमेंट आता है तो आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा कि भाई ये इनकम क्या होती है, एग्जाम होती है। इसी तरह से अगर आप एक क्या हो, सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, अगर आप क्या हो, सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, तो बेसिकली सिक्किम स्टेट में से जो भी आपको इनकम हुई है पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जाम होगी। तो इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम,
है ना। तो सिक्किम स्टेट में जो भी आपको इनकम है वो एग्जाम कर दी जाएगी। एंड इसके अलावा जो भी डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम है ऑन सिक्योरिटीज वो भी क्या होगी, पूरी की पूरी एग्जाम कर दी जाएगी। तो अगर आप क्या हो, सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, अगर आप जो है सिक्किमीज इंडिविजुअल हो, तो बेसिकली सिक्किम स्टेट में रह के जो भी आपने इनकम कमाई है पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट है। एंड अगर आपको जो है बेसिकली किसी सिक्योरिटीज पे डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम हो रही है तो वो भी जो है पूरी की पूरी एग्जाम कर दी जाएगी। डन। इसी तरह से एक और पॉइंट समझना, इसी तरह से जो है एक और पॉइंट समझना कि भाई आप क्या हो, आप जो है बेसिकली एक शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो। अ मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, आप एक शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो, आदिवासी हो, मतलब आप आदिवासी हो। तो मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब हो, ठीक है ना। रिसाइडिंग इन, कहाँ पर रहते हो, आदिवासी लोग कहाँ पर रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं, त्रिपुरा में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं, नागालैंड में रहते हैं, या फिर लद्दाख में रहते हैं। तो आप क्या हो, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो, आप जो है शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो। रिसाइडिंग इन, कहाँ पे रहते हो, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड या फिर लद्दाख, या फिर नॉर्थ कोचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी अनलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट, या फिर द गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट। नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई अगर आप क्या हो, शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो, अगर आप जो है शेड्यूल ट्राइब के मेंबर हो और इन जगहों में से कहीं पे भी जगह आप क्या करते हो, रहते हो, तो आपकी क्या इनकम एग्जाम कर दी जाएगी, डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम ऑन सिक्योरिटीज प्लस 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 इन एरियाज में से जो भी आपने इनकम कमाई है पूरी की पूरी एग्जाम कर दी जाएगी। तो क्या दे रखा है, a member of schedule type residing in a member of schedule type residing in these areas, member of schedule type residing in these areas, उनकी इनकम क्या है, उनकी इनकम है exempt from tax, उनकी इनकम है exempt from tax from any source in the areas of the areas or states aforesaid, ठीक है ना। तो इन एरियाज में से जो भी आपने क्या करी है इनकम कमाई है पूरी की पूरी क्या कर दी जाएगी, एग्जाम कर दी जाएगी। एंड डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी क्या कर दी जाएगी, एग्जाम कर दी जाएगी। सेम टू सेम पॉइंट अपन ने कहा देखे थे, सेम टू सेम पॉइंट अपन ने जो है बेसिकली सिक्किम इंडिविजुअल वाले पॉइंट में देखे थे। अब सुनो, आप एक लोकल अथॉरिटी हो, ठीक है ना, तो इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज, इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, तो फॉलोइंग इनकम अराइजिंग टू अ लोकल अथॉरिटी शेल बी एग्जाम्प्ट, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन्स की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, ठीक है ना। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन्स की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। इसी तरह से बिजनेस की इनकम एग्जाम्प्ट होगी। इनकम फ्रॉम ट्रेड या बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट विच अक्रूज और अराइजेस फ्रॉम द सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन एरिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई हम आपकी पीजीपी इनकम एग्जाम करेंगे, हम आपकी पीजीपी इनकम को क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे। पीजीपी इनकम कौन सी, पीजीपी इनकम कौन सी, बेसिकली जो आपने माल बेचा है अपने ही एरिया में, जो आपने माल बेचा है अपने ही एरिया में, तो जो भी आपका जुरिस्डिक्शनल एरिया है, जो भी आपका जुरिस्डिक्शनल एरिया है उस एरिया में जो भी आपने क्या करा है, कमोडिटी को सप्लाई करा है, सर्विसेज दी है, उस पे से जो आपको इनकम हो रही है वो एग्जाम कर दी जाएगी। अच्छा, लेटर से सपोज जयपुर की कोई लोकल अथॉरिटी थी, जयपुर की कोई लोकल अथॉरिटी थी, उसने क्या करा है, उसने जो है माल सप्लाई करा है दिल्ली में, उसने जो है माल सप्लाई करा है दिल्ली में, उस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या वो एग्जाम्प्ट होगा, अरे वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा। हमने ये कहा कि भाई जिस एरिया के आप क्या हो, जिस एरिया के आप लोकल अथॉरिटी हो, उसी एरिया में अगर आपने क्या करा है, सर्विसेज दिए या फिर गुड्स बेचे हैं, तो वो इनकम आपकी एग्जाम करी जाएगी। या फिर देखो इन लोगों ने क्या कहा कि सप्लाई ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी विद इन या फिर आउटसाइड इट्स ओन जुरिस्डिक्शन एरिया, तो वो एग्जाम कर दिया जाएगा। तो अगर आपने वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है, तो वो अगर आपने अपने एरिया में करी हो या फिर आउटसाइड एरिया कराओ, आउटसाइड एरिया कराओ, दोनों एग्जाम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने कहा कि भाई आप खुद के एरिया में भी कर सकते हो और खुद के एरिया के बाहर भी कर सकते हो, मतलब विद इन या फिर आउटसाइड, विद इन या फिर आउटसाइड इज ओन जुरिस्डिक्शन एरिया। लेकिन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कोई और कम्युनिटी या सर्विस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ही जुरिस्डिक्शन एरिया में क्या करना पड़ेगा, अपने ही जुरिस्डिक्शन एरिया में जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, अगर आप जो है उस इनकम का एग्जाम्पशन लेना चाहते हो। हम्म। तो लोकल अथॉरिटी की अपने देख ली कि कौन कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होती है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है ना, अदर सोर्सेज हो गया, या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, फ्रॉम सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शनल एरिया, या फिर सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी विद इन और आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शनल एरिया। डन है। ओके, अब एक और चीज समझो, आप क्या हो, सरकारी इंप्लॉई हो, ठीक है ना। तो आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक इंडिविजुअल हो और आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के क्या हो, इंप्लॉई हो। अच्छा, आपको जो है क्या मिला है, अवार्ड मिला है, परमवीर चक्र मिला है, या फिर महावीर चक्र मिला है, या फिर वीर चक्र मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। तो आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हो, आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हो और आपको क्या मिला है, परमवीर चक्र मिला है, परमवीर चक्र मिला है, या फिर महावीर चक्र मिल रहा है, या फिर वीर चक्र मिला है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वीर चक्र मिला है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप सरकारी इंप्लॉई हो एंड अगर आपको जो है इन तीन में से कोई भी अवार्ड मिला है, तो जो भी आपको पेंशन मिल रही है सरकार से, जो भी आपको पेंशन मिल रही है पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी। तो
pension received by the individual, अगर such individual was an employee of central या state government and has been awarded परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, डन है। तो अगर आपको जो है इन तीनों में से कोई भी अवार्ड मिला है एंड आप सरकारी इंप्लॉई थे, तो जो भी आपको पेंशन मिलती है पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। लेट अस से सपोज इस इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेट अस से सपोज इस इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो पेंशन किसको मिलेगी, आपकी फैमिली को मिलेगी। तो फैमिली को जो पेंशन मिल रही है वो भी एग्जाम कर दी जाएगी। देखो क्या दे रखा है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन, एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन received by any member of the family of the individual shall also be exempt, ठीक है, डन है। तो अगर आपको जो है पेंशन मिल रही है तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, अगर आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को जो है पेंशन मिल रही है तो वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अच्छा, फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब इन लोगों ने बताया कि भाई फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन, फैमिली मीन्स आपकी बीवी और बच्चे। अच्छा, पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स जो है आपकी फैमिली में इंक्लूड करे जाएंगे अगर जो है वो आप पे होली डिपेंडेंट थे। तो इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो हमने ये कहा कि भाई आपकी डेथ के बाद अगर आपको फैमिली को क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, आपकी डेथ के बाद अगर आपकी फैमिली को पेंशन मिल रही है तो वैक्सीन करी जाएगी। और फैमिली का मतलब क्या है कि भाई आपके मरने के बाद आपकी बीवी बच्चों को मिल रही है, आपके मरने के बाद आपकी बीवी बच्चों को पेंशन मिल रही है, या फिर अगर पेरेंट्स को मिल रही है, ब्रदर्स या सिस्टर्स को मिल रही है, तो उस केस में उनके हाथ में भी एग्जाम कर दी जाएगी। कंडीशन क्या थी कि जो पेरेंट्स और ब्रदर्स सिस्टर्स थे होली डिपेंडेंट थे इस इंडिविजुअल पे, बात समझ आ गई। आगे बढ़े। अब देखो क्या दे रखा है भाई, आप आर्मी में थे, आप जो है आर्मी में थे, आर्मी में आप जो है जंग पे चले गए, आर्मी में जो है आप जंग पे चले गए एंड एक दुर्घटना हो गई एंड आपकी जो टांग है वो क्या हो गई, आर्मी में कट हो गई। इसका मतलब क्या है कि भाई जंग लड़ते समय बेसिकली आपने क्या करा, कोई डिसेबिलिटी को अट्रैक्ट करा। तो बेसिकली आप जंग लड़ने गए थे एंड जंग में जो है क्या हुआ कि दुश्मन ने आपकी टांग काट दी, दुश्मन ने क्या करी, आपकी टांग काट दी, मतलब आप जो है एक डिसेबल पर्सन बन गए। आप क्या बन गए, एक डिसेबल पर्सन बन गए। तो सरकार कहती है आप जो है हमारे लिए जंग लड़ रहे थे, ठीक है ना, आपने जो है हमारे लिए अपनी टांग कटवाई है, डोंट वरी, हम आपको क्या करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन देंगे। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है डिसेबिलिटी पेंशन देती है ऐसे लोगों को जो बेसिकली आर्मी में थे एंड वो आर्मी में रहते हुए मतलब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए डिसेबल बन गए। तो उनको ये जो पेंशन मिल रही है ना, उनको ये जो डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है वो भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। पढ़ो, exemption of disability pension is also granted to a disabled personnel of army forces who has been invalidated on account of disability attributable to such services, ठीक है ना। तो अगर आप जो है आर्मी में थे एंड आर्मी में ड्यूटी करते समय अगर आप जो है बेसिकली किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को अट्रैक्ट कर जाते हो तो सरकार आपको जो है डिसेबिलिटी पेंशन देती है। सरकार आपको क्या करती है, डिसेबिलिटी पेंशन देती है एंड ये जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है ये भी क्या होती है, आपके हाथ में एग्जाम कर दी जाती है। डन है। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 14 ने समझाते हैं आपको, सेक्शन 14 है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, समझना। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर कोई इनकम आपकी क्या है, अगर कोई इनकम आपकी टैक्सेबल है तो आप क्या करते हो, उस पर जो है टैक्स पे करते हो। अगर कोई इनकम आपकी टैक्सेबल है तो आप क्या करते हो, उस पर टैक्स पे करते हो। लेट अस से सपोज आपने जो है करंट ईयर में क्या करा, आपने जो है करंट ईयर में आप बिजनेस कर रहे थे, करंट ईयर में आप बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस में आपकी जो है सेल्स कितनी की थी, 1,00,000 रुपीज़ की सेल्स थी, ठीक है ना। अच्छा, आपने परचेज कितने के करे, आपने परचेज करे थे कितने के, 60,000 के। तो आपका प्रॉफिट कितना आया, आपका प्रॉफिट आया 40,000 का। तो अगर आपकी इनकम क्या होती है, टैक्सेबल होती है, अगर आपकी क्या होती है, इनकम टैक्सेबल होती है, तो उस इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चे करे थे वो भी आपको अलाउ कर दिए जाते हैं, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब लेटर से सपोज करंट ईयर में जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी थी, करंट ईयर में जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी थी इस बिजनेस के अलावा। एग्रीकल्चर इनकम में जो है आपकी सेल्स कितने की हुई, एग्रीकल्चर इनकम में जो है बेसिकली आपकी लेटेस्ट से सपोज सेल्स हुई कितने की, 1,00,000 रुपीज़ की, ठीक है ना। उधर भी अपन जो है करते हैं, 1,00,000 रुपीज़ की आपकी क्या हुई, सेल्स हुई। अब मेरे को एक चीज़ पता है, मुझे जो है एक चीज़ पता है कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है पूरी की पूरी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चर इनकम होती है पूरी की पूरी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम में मुझे टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, इस 1,00,000 रुपीज़ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब लेटर से सपोज कि भाई इस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए, इस 1,00,000 रुपीज़ की एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए मैंने क्या करा था, मैंने करंट ईयर में 30,000 रुपीज़ के खर्चे करे थे, करंट ईयर में 30,000 रुपीज़ के खर्चे करे थे। अच्छा, मैंने अभी सेक्शन 10 क्या बताया कि जो आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है, वो क्या होता है, एग्जाम होता है, मतलब उसको अपन क्या नहीं करते, उसको जो है अपन टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब सवाल ये आता है कि भाई जो एग्जेम्प्ट इनकम है उसको कमाने के लिए आपने कुछ खर्चे करे थे,
एग्जेम्प्ट इनकम है उसको कमाने के लिए कुछ खर्चे करे थे, तो आप मुझे बताओ लॉजिकली क्या ये 30,000, क्या ये 30,000 आपको जो है बेसिकली एज अ डिडक्शन मिलेगा क्या? तो सीधी सी बात ये है कि भाई मेरा बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है 40,000 का, मेरा बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है 40,000 का। एग्रीकल्चर इनकम जो 1 लाख की थी वो तो एग्जेम्प्ट है। अभी 30,000 के जो एक्सपेंसेस हैं, जो 30,000 के एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, अपना लॉ क्या कहता है कि क्योंकि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमने आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं करी, तो जो आपके खर्चे हैं, जो आपके रेलेवेंट खर्चे हैं इस इनकम को कमाने के लिए, वो भी जो है आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे, मतलब वो भी खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ हो जाएंगे। तो ये जो 30,000 का आपने क्या करा है, ये जो 30,000 का आपने एक्सपेंसेस करा है टू अर्न एग्जेम्प्ट इनकम, ये भी क्या होगा, डिसअलाउ होगा। तो ये अपन जो कौन सा सेक्शन बताता है, ये मुझे सेक्शन 14A बताता है कि भाई हमने आपकी इनकम ही जो है इंक्लूड नहीं करी, हमने जो है आपकी इनकम ही टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करी, तो जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम थी, जो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम थी वही हमने आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करी। तो इस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चे करे हैं, इस एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चे करे हैं वो भी अलाउ नहीं किया जाएंगे। पढ़ो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू एनी एग्जेम्प्ट इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर एनी ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो जो अपने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हैं उसमें से जो है आपको वो वाला खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा जो किससे रिलेट करता है, एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेट करता है, जो बेसिकली एग्जेम्प्ट इनकम से क्या करता है, रिलेट करता है। एंड लॉजिकली भी है कि भाई अगर हमने आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं करी है तो खर्चे हम अलाउ भी नहीं करेंगे। अब सुनो, जो एसेसिंग ऑफिसर है, जो आपका एसेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो जो है डिटरमिन कर सकता है अमाउंट ऑफ, देखो क्या दे रखा है, एसेसिंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिलेशन टू सच इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। समझना क्या कह रहा है ये, देखो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं आपके लिए, इस एग्जाम्पल को अपन जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना, और आप क्या है, आपकी जो है एग्रीकल्चर इनकम भी है, आपकी बिजनेस में एक्चुअल सेल्स है 1 लाख रुपीज़ की, आपके बिजनेस की जो परचेज है वो कितने के हैं, 60,000 के हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 40,000 का, इस 40,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। आपकी एग्रीकल्चर इनकम से सेल्स हुई 90,000 की, ठीक है ना, आपकी एग्रीकल्चर इनकम से सेल्स कितने की हुई, आपकी एग्रीकल्चर इनकम से सेल्स हुई 90,000 की, तो मैं लिख लेता हूँ 90,000 की जो है आपको एग्रीकल्चर इनकम से क्या हुई, 90,000 की आपको एग्रीकल्चर इनकम से सेल्स हुई। अच्छा, इस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए आपने क्या करा था, 30,000 के एक्सपेंसेस करे थे, 30,000 के क्या करे थे, एक्सपेंसेस करे थे। तो आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कितना है, आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 60,000 है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, मुझे जो है आप एक चीज़ बताओ कि भाई ये जो 90,000 की इनकम है, इस 90,000 की इनकम पे आपको टैक्स पे करना है क्या, अरे नहीं पे करना, ये तो सेक्शन 10 में क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 30,000 के आपने एक्सपेंसेस करे हैं, ये जो आपने 30,000 के एक्सपेंसेस करे हैं, ये जो आपने 30,000 के एक्सपेंसेस करे हैं, क्या इसका आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 90,000 भी इग्नोर करेंगे, 30,000 भी इग्नोर करेंगे, मतलब ये नेट 60,000 क्या करेंगे, अपन इग्नोर करेंगे। तो एसएससी को क्या करना है, एसएससी को जो है 40,000 पे टैक्स पे करना है, एसएससी को क्या करना है, 40,000 पे टैक्स पे करना है। अब सुनना, एसएससी क्या बोलता है, एसएससी ये कहता है, एसएससी सरकार को जो है ये दिखाता है कि भाई उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है 90,000। एसएससी जो है सरकार को ये दिखाता है कि भाई उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो तो है 90,000, लेकिन जो एग्रीकल्चर के खर्चे हैं वो है 10,000, वो सिर्फ दिखाता है 10,000। अच्छा, बाकी के जो 20,000 बच गए, भाई टोटल कितने थे, टोटल थे 30,000। वो ये दिखाता है कि भाई 10,000 ही मेरे एग्रीकल्चर के खर्चे हैं, बाकी जो 20,000 है वो मेरा क्या है, वो मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, मेरा नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब वो जो है बेसिकली ये जो बिजनेस के एक्सपेंसेस थे, बिजनेस के एक्सपेंसेस थे उसको क्या करता है, उसको जो है बेसिकली दिखाता है कि भाई 80,000 मेरे क्या है, 80,000 मेरे जो है टोटल बिजनेस एक्सपेंडिचर है। आपको बात समझ में आ रही है, भाई आपके टोटल खर्चे कितने थे, आपके टोटल खर्चे थे 90,000 के, 60,000 का क्या है, 60,000 का बिजनेस वाला, एग्रीकल्चर का कितना 30,000। लेकिन वो करता क्या है, वो दिखाता है कि भाई मेरे एग्रीकल्चर के 10,000 ही है, बाकी जो 20,000 एग्रीकल्चर के एक्सपेंसेस है वो क्या करता है, बिजनेस के खर्चे दिखाता है। तो मतलब बिजनेस के खर्चे वो टोटल कितने दिखाता है, 60,000 प्लस 20,000 बोले तो 80,000। उसका बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो गया, बिजनेस का प्रॉफिट हो गया 20,000। अब वो क्या कर रहा है, 20,000 पे टैक्स पे कर रहा है। तो सरकार ने ये कहा कि जो आपका एसेसिंग ऑफिसर है उसके पास पावर है, उसके पास पावर है कि वो चेक कर सकता है, वो ये चेक कर सकता है कि जो आपने क्या करा है, जो आपने एग्जेम्प्ट इनकम के खर्चे दिखाए हैं वो सही है कि नहीं है। इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने जो है ये कहा कि जो आपका एसेसिंग ऑफिसर है उसके पास पावर है कि जो आपने ये क्या कर रखे हैं, जो आपने ये एग्जेम्प्ट इनकम के खर्चे दिखा रखे हैं वो सही तो दिखा रखे हैं ना, मतलब उसको बेसिकली ये चेक करना है कि कहीं आपने ये जो एग्जेम्प्ट इनकम के खर्चे हैं इसको नॉर्मल खर्चा मान के अपना प्रॉफिट कम तो नहीं कर लिया, इसको जो है नॉर्मल खर्चा मान के अपना प्रॉफिट कम तो नहीं कर लिया। तो बेसिकली अपन ने ये देख लिया कि भाई जो एसेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, एसेसिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि भाई जो आपने क्या करा है, जो आपने एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेटेड खर्चा दिखा रखा है वो सही है कि नहीं है। अब सुनो, सेक्शन 40 ने क्या बोलता है, सेक्शन 40 ने ये बोलता है कि भाई एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चा करा है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, सेक्शन 40 ने अपने को जो है एक फॉर्मूला भी बताता है,
सेक्शन 14 ने अपने को एक फॉर्मूला भी बताता है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा, आपको जो है कैसे पता चलेगा कि भाई एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चा करा है वो कितना है, ठीक है ना। तो सेक्शन 14 ने कहा कि भाई ठीक है, हम जो है आपको एक फॉर्मूला भी बता देते हैं, हम जो है आपको क्या करते हैं एक फॉर्मूला भी बता देते हैं, इतना अमाउंट आपको क्या करना है, इतना अमाउंट तो आपको डिसअलाउ करना ही है, समझना। एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू एग्जेम्प्ट इनकम शैल बी एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कितना अमाउंट जो है 14 में डिसअलाउ होगा, कितना अमाउंट 14 में डिसअलाउ होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। क्या देखो, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटिंग टू इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, मतलब जो खर्चा आपने क्या करा है, डायरेक्टली इनकर करा है, जो खर्चा आपने डायरेक्टली इनकर करा है टू अन एग्जेम्प्ट इनकम, वो तो डिसअलाउ होगा ही। जैसे अपने एग्जांपल में क्या था, जैसे अपने एग्जांपल में आपने जो है इस 90,000 की एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए ये 30,000 का क्या करा था, एक्सपेंस करा था, तो ये तो डिसअलाउ होगा ही। अच्छा, डिसअलाउ का मतलब क्या है भाई, डिसअलाउ का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई ये जो 90,000 की इनकम है ये तो एग्जेम्प्ट है, मतलब टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में नहीं आएगी, तो ये जो 30,000 का एक्सपेंस है ना, इसको भी जो है टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में लाके अपनी जो अदर इनकम है उससे जो है सेट ऑफ मत कर लेना, ठीक है ना। तो बेसिकली डिसअलाउंस का मतलब क्या है कि ये जो आपका खर्चा है 30,000 का जो एग्जेम्प्ट इनकम से रिलेट करता है, इसको जो है अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड करके जो है एक्सपेंस क्लेम मत कर लेना, ठीक है। तो डिसअलाउंस का मतलब समझ में आया। तो 14A में कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा, 14A में कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा, उसके लिए फॉर्मुला दे रखा है। इन लोगों ने सबसे पहले तो बोला कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इन लोगों ने तो सबसे पहले बात किसकी करी, इन लोगों ने बात करी सबसे पहले तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की, कि भाई ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो क्या होगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो जो है डिसअलाउ होगा। अच्छा, सरकार बोलती है, सरकार हमें बोलती है क्या कि भाई देखो, हमें पता है कि भाई कोई भी एसएससी ईमानदार नहीं है, हमें पता है कि भाई कोई भी एसएससी जो है ना वो ईमानदार नहीं है, वो जनरली करना क्या चाहेगा, वो जो है जनरली यही करता होगा, ठीक है ना, कि वो एग्रीकल्चर जो आपका खर्चा है उसको कम दिखाए और जो आपका नॉन एग्रीकल्चर खर्चा है उसको ज्यादा दिखाए। सरकार ये बोलती है कि भाई देखो, सरकार जो है ये बोलती है कि देखो, हमें पता है कि जो एसएससी है ना वो क्या करता है, हमें पता है एसएससी जो है ना वो टैक्स बचाने के लिए जो आपका एग्जेम्प्ट इनकम का खर्चा है उसको कम से कम दिखाता है और जो आपका नॉर्मल खर्चा है उसको ज्यादा से ज्यादा दिखाता है। तो जैसे अपने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ना, ये 30,000 का उसने दिखाया 10,000, ये 60,000 का दिखाया उसने 80,000। सरकार ने कहा कि भाई देखो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो हम ऐड करेंगे ही, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ही, इसके अलावा हम जो है डीम्ड एक्सपेंडिचर को भी जो है क्या करेंगे, डीम्ड एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ करेंगे। अच्छा, ये डीम्ड एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे समझना, ये डीम्ड एक्सपेंडिचर जो है कैसे निकालोगे समझना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि जो अमाउंट डायरेक्टली क्या करता है, रिलेट करता है टू द एग्जाम इनकम, वो तो ऐड हो गई। इसके अलावा और क्या ऐड होगा, ये तो ऐड हो गई, इसके अलावा एक और पॉइंट क्या ऐड होगा, पढ़ना। अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ एनुअल एवरेज, मतलब आपको क्या करना है, आपको जो है पूरे साल का एवरेज लेना है, मतलब डिवाइड बाई 12 करना है। तो 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। क्या मतलब है, समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल समझते हैं, आ जाओ। आपको जो समझ में नहीं आया होगा एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, आ जाते हैं, आ जाओ। देखो, लेटर से सपोज मैंने क्या कर रखा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेटर से सपोज मैंने क्या कर रखा है, किसी पार्टनरशिप फर्म में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इस फर्म से मुझे करंट में जो है 10 लाख रुपीज का क्या मिला, 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट में से शेयर मिला, तो क्या होता है, पूरा का पूरा एग्जाम होता है। अच्छा, मैंने क्या दिखाया है अपनी बुक्स में, मैंने अपनी बुक्स में ये दिखाया है कि भाई इस 10 लाख को कमाने के लिए मैंने जो है क्या करा है, 2 लाख का एक्सपेंस इनकर करा है, 2 लाख का क्या करा है, एक्सपेंस इनकम करा है। तो मोटा मोटा क्या होगा कि ये जो 10 लाख है, ये तो एग्जाम होता है, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। और ये जो 2 लाख है, क्या ये 2 लाख आपको डायरेक्ट से मिलेगा, अरे भाई नहीं मिलेगा। अभी अपन ने 14 ने पढ़ा है, और 14 ने मुझे क्या बताता है कि भाई एग्जाम इनकम को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा करा है उसका जो है आपको डायरेक्शन नहीं मिलता, वो जो है डिसअलाउ होता है। अब सुनो, तो बेसिकली 2 लाख तो डिसअलाउ होगा ही, 2 लाख तो डिसअलाउ होगा ही, बोले तो 2 लाख तो इधर आएगा ही, 2 लाख तो इस वाले पॉइंट में आ गया जो डायरेक्टली रिलेट करता है, 2 लाख तो डिसअलाउ होगा ही। इसके अलावा अपन क्या करेंगे, डीम्ड एक्सपेंडिचर को भी जो है डिसअलाउ करेंगे। ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि भाई आपने क्या करा होगा, आपने जो है बेसिकली ये जो 2 लाख है ना, इस 2 लाख को जो है एक्यूरेट फिगर पे नहीं दिखाया होगा, क्योंकि आपने क्या करा होगा, ये जो आपका एग्जाम इनकम का एक्सपेंडिचर है इसको कम से कम दिखाया होगा एंड नॉर्मल एक्सपेंडिचर को ज्यादा से ज्यादा दिखाया होगा। तो सरकार ने कहा कि भाई चलो जो आप दिखा रहे हो वो तो हम डिसअलाउ करेंगे, इसके अलावा डीम्ड एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ करा जाएगा। अच्छा, डीम्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, तो इन लोगों ने कहा कि भाई अप्रैल मई जून, पूरे साल में जो है 12 महीने होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे ही पूरे साल में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब सीधी सी बात है, आपने क्या कर रखा है, फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो सरकार ने कहा कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मंथली ये देखना है कि भाई मंथली में अप्रैल में आपका जो है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था और अप्रैल में आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है ना। इसी तरह से मई में आपको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, ठीक है ना, और आपका क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है। जून में आपको ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको तो सबसे पहले ये देखना है कि मंथली
मंथली आपका जो है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, अब क्या करोगे, इस मंथ का एवरेज ले लोगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इधर मैं लिख लेता हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको क्या मिल गया, एवरेज मिल गया। इसी तरह से आप क्या करोगे, इसी तरह से जो है आप हर मंथ का एवरेज निकालोगे, इसी तरह से आप क्या करोगे, हर मंथ का एवरेज निकालोगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपको जो है क्या करना है, हर मंथ का एवरेज निकालना है। आपको बात समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मंथली ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पकड़ना है कि भाई अप्रैल में मेरा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना था, उसका क्या करोगे, उसका एवरेज लोगे। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करा तो मुझे क्या मिल गया, एवरेज मिल गया। इसी तरह से मुझे जो है 12 महीने का क्या मिल जाएगा, इसी तरह से जो है मुझे 12 महीने का एवरेज मिल जाएगा, इसी तरह से जो है मुझे 12 महीने का एवरेज मिल जाएगा। अभी जो मुझे 12 महीने का एवरेज मिला है ना, अभी जो मुझे 12 महीने का एवरेज मिला है, इसका क्या करूंगा, एनुअल एवरेज लूंगा। मतलब बेसिकली 1 2 3 4 जो भी ये क्या है मेरे, जो भी बेसिकली मेरे ये मंथली मंथली एवरेजेस है, इसका मैं क्या करूंगा, एनुअल एवरेज लूंगा। तो एनुअल एवरेज का मतलब क्या है, एनुअल एवरेज का मतलब ये है कि भाई जो भी मेरा मंथली एवरेज था, जो भी मेरा मंथली एवरेज था 12 मंथ्स का, जो भी मेरा मंथली एवरेज था क्या 12 मंथ्स का, उसको मैं क्या करूंगा, इधर मैं लिख लेता हूँ, जो भी मेरा मंथली एवरेज था 12 मंथ्स का, उसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा और डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, 12 कर दूंगा, डिवाइड बाय क्या करूंगा, 12 कर दूंगा। उसका 1%, उसका 1% लूंगा, उसका क्या करूंगा, 1% लूंगा, उसका जो है बेसिकली 1% लूंगा। वो क्या होगा, वो बेसिकली जो है मेरा 2 लाख में ऐड कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो लेटर से सपोज अपन लिख लेते हैं कि भाई अप्रैल में आपका जो ओपनिंग था और क्लोजिंग था उसका एवरेज कितना निकल के आया, उसका जो है एवरेज निकल के आया कितने का, 1 लाख रुपीज का, ठीक है ना। तो आपने करा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करा, कितना निकल के आया, 1 लाख निकल के आया। मई का कितना निकल के आया, मई का निकल के आया 1,20,000, ठीक है ना। मई का निकल के आया मेरा 1,20,000। जून का निकल के आया 1,30,000। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 पूरे 12 महीने का ऐड करना है, पूरे 12 महीने का ऐड करना है और डिवाइड बाय 12 कर देना है, डिवाइड बाय 12 कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनुअल एवरेज मिल जाएगा। इस एनुअल एवरेज का क्या लूंगा, इस एनुअल एवरेज का 1% लूंगा। तो लेट से सपोज कि भाई आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली 12 महीने के एवरेजेस को, मतलब 12 महीने के मंथली एवरेजेस को ऐड करा, डिवाइड बाय 12 करा, डिवाइड बाय 12 करने पे आपको जो है एनुअल एवरेज कितना निकल के आता है, एनुअल एवरेज निकल के आता है 10 लाख रुपए। तो ये जो आपका एनुअल एवरेज है ये कितना निकल के आया, 10 लाख रुपीज निकल के आया। तो मुझे क्या करना है, 10 लाख का 1% निकालना है। तो 10 लाख का 1% कितना होता है भाई, 10 लाख अगर मैं 10% करता हूँ तो कितना आता है, 1 लाख आता है, ठीक है ना। तो 10 लाख का अगर मैं 10% करता हूँ तो 1 लाख आता है, और 1% कर दूंगा तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई इस 2 लाख में 10,000 ऐड कर दिया जाएगा। तो आपका जो टोटल खर्चा है जो डिसला होगा वो कितना होगा, 2,10,000। कितना होगा, 2,10,000। बात समझ में आ गई आपको। तो 14 ए में, 14 ए में आपका टोटल खर्चा कितना डिसला होगा, 14 ए में आपका टोटल खर्चा डिसला होगा 2,10,000 का। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बता दी, मैंने जो है आपको एक और चीज बता दी कि भाई ये डीम्ड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्यों आया। डीम्ड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि जो एसएससी है वो क्या करता था, जो एसएससी है वो जो है डायरेक्टली कभी भी अपना जो एग्जाम इनकम का खर्चा है उसको सही शो नहीं करता था। तो सरकार ने कहा जितना आप शो कर रहे हो उसको तो हम पकड़ेंगे, उसको तो हम डिसअलाउ करेंगे, इसके साथ साथ हम जो है क्या करेंगे, डीम्ड एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ करेंगे। और डीम्ड एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे भाई, आपको निकालना है 1% ऑफ एनुअल एवरेज, 1% ऑफ एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेजेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जिससे आपको एग्जाम इनकम हो रही है, तो जिस इन्वेस्टमेंट से आपको एग्जाम इनकम हो रही है, ठीक है ना, उसका मंथली एवरेज निकालोगे। मंथली एवरेज कैसे निकालोगे कि भाई उस मंथ में ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, आपको मंथली एवरेज मिल गए। फिर मंथली एवरेज का क्या करोगे, एनुअल एवरेज निकालोगे डिवाइड बाय 12 करके। फिर एनुअल एवरेज आ गया, उसका 1% करोगे, उसका जो है 1% करोगे। अब एक और चीज समझना, अब जो है अपन एक और चीज समझते हैं कि भाई अपन ने फॉर्मुला यूज करा, अपन ने क्या करा, फॉर्मुला यूज करा, और फॉर्मुला यूज करके आपको जो है ये पता चला कि भाई करंट ईयर में आपका जो है 2,10,000 का क्या होना चाहिए, करंट ईयर में जो है आपका 2,10,000 का खर्चा डिसला होना चाहिए। करंट ईयर में आपका 2,10,000 का खर्चा डिसला होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने सारा फॉर्मुला यूज करा और सारे फॉर्मुले के बाद जो है मुझे ये पता चला कि भाई करंट ईयर में मेरा जो है 2,10,000 का खर्चा डिसला होना चाहिए। अब एसएससी सरकार से क्या कहता है, एसएससी सरकार से कहता है कि हे प्रभु, ये जो मैंने 2 लाख का खर्चा दिखाया है ना, ये जो 2 लाख का खर्चा दिखाया है ना, एक्चुअल में इससे ज्यादा खर्चा मैंने करा ही नहीं है, ये रहे मेरे एविडेंसेस, ये लो मेरे एविडेंसेस। अच्छा एसएससी क्या बोलता है, एसएससी बोलता है कि भाई देखो आपने ये जो 2,10,000 का खर्चा दिखाया है, जो डिसलाउ कर रहे हो आप मेरे हाथ में, ठीक है ना, लेकिन मैंने जो एक्चुअल में खर्चा करा है वो 2 लाख ही है। मैंने जो एक्चुअल में खर्चा करा है वो 2 लाख ही, मेरे पास देखो सारे एविडेंसेस है। मतलब एसएससी क्या कहना चाहता है, एसएससी ये कहना चाहता है कि भाई देखो आप जो है मेरा 2,10,000 का खर्चा डिसलाउ कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि भाई मेरा जो 2 लाख ही डिसलाउ हो, क्योंकि मैंने एक्चुअल में 2 लाख ही करा है। तो सरकार ने फिर ये की, सरकार ने कहा कि देखो, सरकार ने कहा कि अमाउंट रिफर टू इन पॉइंट नंबर 1 एंड 2, मतलब 2,10,000, 2,10,000, ठीक है ना, शेल नॉट एग्जीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द एसएससी। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो एसएससी क्लेम कर रहा है, भाई एसएससी क्या बोल रहा है, एसएससी बोल रहा है कि भाई देखो मैंने तो है 2 लाख का ही खर्चा करा है, मैंने तो 2 लाख का ही खर्चा करा है, ये लो सारे एविडेंसेस, ये लो सारे एविडेंसेस, मैंने जो है आपसे कोई भी चीज छुपाई नहीं है, टोटल 2 लाख का ही खर्चा करा है।
टोटल 2 लाख का ही खर्चा करा है, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई टोटल 2,10,000 का खर्चा डिसअलाउ होना चाहिए, तो मैं सरकार से क्या कहूंगा कि भाई देखो मेरा जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो है 2 लाख ही है जो मैंने करा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2 लाख ही है जो मैंने खर्चा करा है, ये रहे मेरे सारे एविडेंसेस। तो सरकार कहेगी चलो ठीक है, उस केस में कितना खर्चा आपका डिसअलाउ होगा, उस केस में जो है आपका मैक्सिमम 2 लाख ही डिसअलाउ करा जाएगा। तो क्या दे रखा है कि भाई अमाउंट रिफर टू इन क्लॉज 1 एंड 2, मतलब 2,10,000 जो अमाउंट आपका डिसअलाउ होगा शेल नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम बाय द एसएससी। अगर एसएससी क्या बोलता है, एसएससी बोलता है कि भाई देखो मैंने तो 2 लाख का ही खर्चा करा है, एक्चुअल में 2 लाख का ही खर्चा हुआ है, तो आप 2,10,000 कैसे डिसअलाउ कर सकते हो, एक्चुअल में 2 लाख का ही खर्चा हुआ है तो 2,10,000 कैसे डिसअलाउ कर सकते हो। तो सरकार ने कहा चलो ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है हम आपका 2 लाख ही खर्चा डिसअलाउ करेंगे। तो अमाउंट रिफर टू इन 1 एंड 2, अमाउंट रिफर टू इन 1 एंड 2 शेल नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर क्लेम्ड बाय द एसएससी। बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़े, अब देखो एक नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ये वाला पॉइंट समझते हैं। एसएससी ने देखो क्या करा, करंट ईयर में लेटर से सपोज करंट ईयर में जो है एसएससी को जो है 1 लाख रुपीज की इंटरेस्ट इनकम मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। करंट ईयर में लेटर से सपोज एसएससी को जो है 1 लाख रुपीज की इंटरेस्ट इनकम मिलनी चाहिए थी, और ये इंटरेस्ट इनकम क्या थी, उसके हाथ में एग्जाम थी। तो करंट ईयर में उसको 1 लाख रुपीज की क्या मिलनी चाहिए थी, इंटरेस्ट इनकम मिलनी चाहिए थी। ये जब मिलती तो क्या हो जाती, एग्जाम हो जाती। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से जो है ये इनकम करंट ईयर में मिली नहीं, किसी भी रीजन की वजह से ये इनकम करंट ईयर में मिली नहीं। अच्छा, इस इनकम को कमाने के लिए उसने क्या करा था, 20,000 का खर्चा करा। इस इनकम को कमाने के लिए उसने 20,000 का क्या करा, खर्चा करा। करंट ईयर में अगर इनकम मिल जाती, करंट ईयर में इनकम मिल जाती तो इनकम क्या हो जाती, सेक्शन 10 में एग्जाम हो जाती, वही जो 20,000 के खर्चे हैं ये क्या होते, 14A में डिसअलाउ कर दिए जाते। लेकिन करंट ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में जो है ये इनकम आपको मिली नहीं, करंट ईयर में इनकम आपको मिली नहीं। एसएससी ये बोलता है कि देखो करंट ईयर में तो मेरी कोई एग्जाम इनकम हुई नहीं है, करंट ईयर में तो मेरी कोई एग्जाम इनकम हुई नहीं है, देयरफॉर ये जो 20,000 का खर्चा है ये क्या हो जाना चाहिए, अलाउ हो जाना चाहिए, ये डिसअलाउ नहीं होगा। ऐसा कौन कहता है, एसएससी कहता है। तब सरकार ने क्लैरिफिकेशन लाया, कि भाई देखो अगर आपकी एग्जाम इनकम से रिलेटेड खर्चे हैं, अगर आपके एग्जाम इनकम से रिलेटेड खर्चे हैं तो वो डिसअलाउ ही होंगे, वो जो है डिसअलाउ ही होंगे, भले ही जो आपकी एग्जाम इनकम है, भले ही जो आपकी एग्जाम इनकम है वो करंट ईयर में आपको रिसीव नहीं हुई है, या फिर करंट ईयर में आपकी जो एग्जाम इनकम है वो ड्यू नहीं हुई है। लॉजिकली बात समझ पा रहे हो? तो सरकार ने कह दिया कि भाई देखो अगर आपने एग्जाम इनकम से रिलेटेड कोई खर्चा करा है तो वो डिसअलाउ ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई एग्जाम इनकम आपको करंट ईयर में मिली है या फिर नहीं मिली है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 इन रिलेशन टू एग्जाम इनकम वुड बी डिसअलाउड, वो डिसअलाउ ही होगा while computing the total income of that previous year by applying the provisions of section 40A, by applying the provisions of section 14A। तो इसने कहा कि भाई एग्जाम इनकम से जो रिलेटेड खर्चे हैं वो डिसअलाउ ही होंगे अंडर सेक्शन 14A, इवन दो भले ही एग्जाम इनकम अक्रू और राइज नहीं हुई है या फिर करंट ईयर में रिसीव नहीं हुई है। लॉजिकली बात समझ पा रहे हो? तो मोटा मोटा सरकार ने कहा कि भाई देखो अगर आपका जो एग्जाम इनकम से रिलेटेड खर्चा है वो हम डिसअलाउ ही करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई आपकी जो एग्जाम इनकम है वो करंट ईयर में ड्यू हुई है या फिर नहीं हुई है, करंट ईयर में रिसीव हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अपना ये सेक्शन 14 खत्म हो गया। अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मुला ध्यान रखना आपको, कभी भी जो है आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट कर लेगा। अब देखो एक केस लॉ समझना, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ की बात करते हैं। अच्छा, एक तो मैंने एक चीज होती है सेक्शन 10 अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में क्या होता है, सेक्शन 10 में कुछ ऐसी इनकम होती है, जो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं बनती। सेक्शन 10 में कुछ ऐसी इनकम होती है जो कंपटीशन का पार्ट ही नहीं बनती, मतलब जो पांच हेड ऑफ इनकम होते हैं ना वहां पर ऐड ही नहीं होती, अच्छा, एक होता है चैप्टर 6 से, जहां पर मैंने आपको इनकम बेस्ड डिडक्शंस बताए थे, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपकी पीजीपी की इनकम होती है, उसका हम आपको क्या करते हैं, उसका हम आपको जो है डिडक्शन देते हैं फ्रॉम जीटीआई। ये मैंने आपको जो है डिडक्शंस वाले चैप्टर में बताया था। अच्छा, अब सुनो, सवाल ये आता है कि भाई ये इनकम जो है सेक्शन 10 वाली इनकम क्या होती है, सेक्शन 10 वाली इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, ये जो चैप्टर 6 से जहां पर इनकम बेस्ड डिडक्शंस मिलता है, वहां पर भी तो यही होता है ना कि भाई आपकी जो इनकम है, वहां पर जो आपकी इनकम है उसका आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। जहां पर जो इनकम है वहां पर आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या हुआ, 100 रुपए का क्या हुआ, बिजनेस से प्रॉफिट हुआ, तो अपन क्या करते हैं, जीटीआई में से लेटेस्ट से सपोज आप जो है 100% क्या करते हो, 100% प्रॉफिट के लिए डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो, तो आप 100% प्रॉफिट के डिडक्शन के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, तो आपका जो इनकम है वो कितना हो गया, नील। अब सवाल ये आता है कि ये जो सेक्शन 14A है जो मुझे ये कहता है कि भाई एग्जाम इनकम से रिलेटेड खर्चे डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, क्या ये जो है इनकम बेस्ड डिडक्शंस बोले तो चैप्टर 6 से भी लगेंगे क्या? हम कहेंगे ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है, हम बताएंगे डिफरेंस। हम जो है सेक्शन 10 और ये इनकम बेस्ड डिडक्शंस में जो है डिफरेंस बताएंगे। क्या डिफरेंस बताएंगे?
कि भाई सेक्शन 10 वाली इनकम तो कंप्यूटेशन का पार्ट ही नहीं बनती, मतलब अपन जो है उसको 5 हेड में ऐड ही नहीं करते, देयरफॉर इससे रिलेटेड जो खर्चे हैं वो क्या होते हैं, डिसला होते हैं। लेकिन ये जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस होते हैं, ये जो इनकम बेस्ड डिडक्शंस होते हैं चैप्टर 6 में, इसको अपन क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अपन जो है पांचों हेड में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, पांचों हेड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर जीटीआई आता है, फिर जीटीआई आता है, उसमें से अपन क्या करते हैं, उसमें से जो है अपन इनकम बेस्ड डिडक्शंस लेते हैं। तो सरकार ने कहा कि जब आपकी इनकम कंपटीशन का पार्ट बनती है, जब आपकी इनकम कंपटीशन का पार्ट बनती है, उसके बाद जाके आपको जो है बाद में कोई डायरेक्शन दिया जाता है, उसके बाद में आपको जो है कोई डायरेक्शन दिया जाता है, तो इस इनकम को कमाने के लिए जो आपने खर्चे करे थे वो आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, सेक्शन 14 ने अट्रैक्ट नहीं होगा। पढ़ो। क्वेश्चन क्या राइज होता है कि भाई इस सेक्शन 14 ए एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शंस विच आर परमिसिबल एंड अलाउड अंडर चैप्टर 6 ए। क्या 14 है उधर भी अट्रैक्ट कर दिया जाएगा। पढ़ो। हम बताएंगे कि भाई डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10। देखो क्या दे रखा है, 14 ए कब अप्लाई होता है, ओनली इफ द इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 14 ए कब अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 14 ए तब अट्रैक्ट होता है जब बेसिकली आपकी इनकम कंप्यूटेशन का पार्ट ही नहीं बनती, तब आपकी इनकम कंप्यूटेशन का पार्ट ही नहीं बनती, ठीक है ना। Therefore, no disallowance can be made under 14A in respect of income included in the total income जिसका आपको डिडक्शन मिल जाता है चैप्टर 6 में। तो लॉजिकली मैंने आपको बात समझा दी, वापस समझ लेना। भाई अपन जो है टोटल इनकम किस तरह से निकालते हैं, पांचों ऐड की इनकम को ऐड करते हैं, जीटीआई आ जाता है, चैप्टर 6 का डिडक्शन लेते हैं, आपको क्या मिल जाता है, टोटल इनकम मिल जाता है। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है कि भाई कोई ऐसी इनकम होती है जो इन इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, मतलब कंप्यूटेशन में आएगी ही नहीं, वो एग्जेम्प्ट ही है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चे वो 14 में क्या होते हैं, डिसअलाउ होते हैं। लेकिन चैप्टर 6 में जिस इनकम का आपको डिडक्शन मिलता है उस पर 14 अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो चैप्टर 6 वाली क्या होती है, इनकम होती है, वो तो क्या होती है, वो तो जो है बेसिकली इन पांचों हेड में आती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाके आपको जो है जीटीआई में से क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो हमने वही चीज बताई कि भाई 14 कब अप्लाई होता है, 14 उस इनकम पे अप्लाई होता है जो आपको कंप्यूटेशन का पार्ट ही नहीं बनती, जो इनकम कंप्यूटेशन का पार्ट बनती है फिर बाद में जाके आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है ना, उस पर 14 अट्रैक्ट नहीं होता, डन है। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट केस लॉ था, ये जो है इंपॉर्टेंट केस लॉ था। अब मैं जो है आपको ले चलता हूँ इस वाले पॉइंट पे, छोटा सा पॉइंट है, आ जाओ समझते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर इनकम ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो म्यूचुअल फंड की इनकम और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेटअप बाय द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया या फिर कमोडिटी एक्सचेंजेस या फिर डिपॉजिटरीज इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। आगे बढ़ो। वेयर एनी इनकम टेंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द फंड, ठीक है ना, एंड नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर इज शेयर्ड। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड को कोई इनकम हुई थी, हमने क्या करा, जिस साल इनकम हुई उस साल जो है टैक्स नहीं लगाया, सेक्शन 10 में क्या करा, एग्जाम कर दिया। लेकिन आपने क्या करा, आपने जो है इस इनकम को फ्यूचर में जाके शेयर करा, किसके साथ शेयर करा, किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर करा, कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ शेयर करा या फिर डिपॉजिटरी के साथ शेयर करा। तो ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, होल ऑफ द अमाउंट सो शेयर्ड shall be deemed to be the income of previous year in which the amount is so shared। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं भाई म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की फंड, हम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की हमने इनकम क्या करी, एग्जाम कर दी, लेकिन जिस साल इसने क्या करा, जिस साल इसने इस इनकम को क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को, कम्युनिटी एक्सचेंजेस को या फिर डिपॉजिटरीज को, तो जिस साल डिस्ट्रीब्यूट करा गया उस साल जो है क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड को या फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। डन है। So where any amount standing to the credit of the fund and not charged to income tax during any previous year is shared either wholly or in part with the recognized stock exchange, commodity exchange या फिर depositories, whole of the amount so shared shall be deemed to be the income of previous year in which the amount is so shared। Easy है, डन है। आगे बढ़ सकते हैं अपन। लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं अपन पार्शियल इंटीग्रेशन का। अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा पहले अपन ये समझ लेते हैं कि भाई पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर होता क्या है, मतलब किस तरह से अपन जो है फॉर्मूले से अपन क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीवाई या एजेपी हो, और आपको एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, मतलब आपको जो है एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, तो उस केस में जो है पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगेगा। अच्छा पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है पहले अपन वो समझ लेते हैं फॉर्मूले से, फिर उसके बाद अपन इसका पर्पस भी समझेंगे। तो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीवाई, एजेपी। अच्छा कब अप्लाई होता है, जब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है माइनस जो आपने खर्चे करे हैं टू अर्न सच एग्रीकल्चर इनकम, तो आपकी क्या निकल के आ गई, नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कब लगता है, जब बेसिकली आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है,
जब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है 5000 से ज्यादा है एंड आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है बेसिकली बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है, जो अपन नॉर्मली तरीके से अपन क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से जो टोटल इनकम निकालते हैं, डन है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगता है, जब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अच्छा, तो अगर एक इंडिविजुअल को एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, तो टैक्स कैसे निकलेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से निकलेगा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या बोलते हैं समझना। पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट मुझे ये बताता है कि सबसे पहले आप क्या करो, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करो और फिर क्या करो, इस पे जो है टैक्स निकालो। तो कैलकुलेट टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम विदाउट रिबेट सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसने कहा कि सबसे पहले आप जो है नेट एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ क्या करो, नेट एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जो है ऐड कर दो, फिर उस पर टैक्स निकालो विदाउट रिबेट सरचार्ज एंड सेस। अच्छा, अब आपने तो ये सुना है, आपने तो मुझसे ये पढ़ा है कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। सरकार ने कहा बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है। तो सरकार ने ये कहा कि जो आपने ये टैक्स कैलकुलेट कराया ना, लेट अस से सपोज आपका टैक्स निकल गया है कितना, आपका टैक्स निकल गया है 1 लाख रुपीज। तो इस 1 लाख रुपीज में आप क्या करना, इस 1 लाख रुपीज में जो है बेसिकली जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स बन रहा है उसको लेस कर देना। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो है कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। तो आपको क्या करना है, आपको जो है आपकी जो भी नेट एग्रीकल्चर इनकम थी उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करना है, ठीक है ना। नेट एग्रीकल्चर इनकम थी उस पर आप क्या करोगे, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करोगे एंड जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम थी प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इस पे जो भी टैक्स आया उसको कैलकुलेट करना है अगेन विदाउट रिबेट सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो लेटर से सपोज इसका आपका जो है टैक्स बना कितना आया, 40,000 आया। तो आप क्या करोगे, 1 लाख में से 40,000 को लेस कर दोगे। तो देखो क्या रखा है, टैक्स अमाउंट क्या होगा, 1 लाख माइनस 40,000। तो मैंने क्या करा, 1 लाख माइनस 40,000 कर दिया, 1 लाख माइनस 40,000 कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद रिबेट दे दूंगा अगर एप्लीकेबल है, ठीक है ना, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक अपने जो है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप जो है क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, देखो क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इनकम। अच्छा, सैलरी की इनकम कितनी है, कंप्यूटेड 3 लाख। तो देखो सैलरी की इनकम आ गई मेरी 3 लाख की। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी है, कंप्यूटेड 2,80,000। तो 2,80,000 मेरी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। कंप्यूटेड का मतलब होता है कोई भी एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन आसाम कितना है, 4,50,000। इस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए आपने खर्चा कितना करा है, आपने खर्चा करा है 1,60,000 का। तो बेसिकली आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई, आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम हो गई 4,50,000 माइनस 1,60,000, 2,90,000। अच्छा, ये क्या होती है, सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट होती है। देयरफॉर आपका जो कंप्यूटेशन है उसमें जो है इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो मैंने क्या करा, कंप्यूटेशन में जो है इसको इंक्लूड ही नहीं करा। देखो ये रहा, कंप्यूटेशन में कितना अमाउंट इंक्लूड करा, 0। कंप्यूटेशन में कितना अमाउंट इंक्लूड करा, 0, ठीक है ना। तो आपकी इनकम जो है क्या हुई, आपकी जो है इनकम एग्जाम कर दी गई, आपकी जो इनकम एग्जाम कर दी गई, तो आपकी जो है कंपटीशन का पार्ट नहीं बनी, आपकी जो है कंपटीशन का पार्ट नहीं बनी। आगे देखो क्या दे रखा है, कंप्यूटिव टैक्स लायबिलिटी। आप जो है इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालो, अज्यूमिंग दैट इसने जो है 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रखा, इसकी एज क्या है 40 ईयर्स है। देखो तो आपकी जीटीआई कितनी हो गई, आपकी जीटीआई होगी 5,80,000। चैप्टर 6 से कि आपको कोई डिडक्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन में दे नहीं रखे, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई 5,80,000। अब मुझे क्या करना है, इस 5,80,000 पे क्या करना है, इस 5,80,000 पे टैक्स निकालना है। कैसे निकालूंगा टैक्स, 5,80,000 पे टैक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, पार्शियल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन कब अप्लाई होता है, जब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है 5 लाख से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा है। नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है 5,000 से ज्यादा है। तो मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 2,90,000, 5,000 से ज्यादा है ना। तो देखो ये रहा, मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या है, मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है। अच्छा, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं, तो मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 5,80,000। तो क्या 5,80,000 मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो बिल्कुल ज्यादा है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि भाई आपके लिए जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी 2,50,000, क्योंकि आपने क्या कर रखा है 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रखा। तो पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लग जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे बता रखा है कि भाई जो भी आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दोनों को ऐड करो, उस पर टैक्स निकालो। आ जाओ, मेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 5,80,000, मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है नेट कितनी है 2,90,000। तो 5,80,000 प्लस 2,90,000, देखो ये रहा 5,80,000 प्लस 2,90,000 कितना हो गया 8,70,000 हो गया। 8,70,000 पे क्या करूंगा, टैक्स निकालूंगा। 8,70,000 पे क्या करोगे, टैक्स निकालोगे। 2 लाख तक 2,50,000 तक एग्जेम्प्ट। अच्छा, बाकी बैलेंस 2,50,000 का 5% और बाकी जो बैलेंस बच गया उस पर 20%। स्लैब रेट्स पता है ना कितना टैक्स आया 86,500। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आ जाओ, दूसरा स्टेप क्या बोलता है कि जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो। जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो और उस पर क्या करो, टैक्स निकालो। आ जाओ, मेरी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो कितनी है 2,90,000। तो 2,90,000 में क्या करूंगा, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करूंगा। मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है 2,50,000। तो देखो ये रहा 2,90,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया 5,40,000 हो गया।
इस 5,40,000 में मैंने टैक्स निकाला, कितना आ गया 20,500, कितना हो गया 20,500। तो मैं क्या करूंगा 86,500 में से क्या करूंगा 2500 को लेस कर दूंगा। तो देखो ये रहा 86,500 माइनस 2500 कितना हो गया 66,000 हो गया। और इस 66,000 में क्या करूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दूंगा। क्या करूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करोगे तो कितना आ जाएगा 68,640। तो 66,000 प्लस 4% ऑफ 66,000 कितना हो गया 68,640। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये जो है आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया। सरचार्ज लगेगा नहीं, सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि मेरी जो इनकम है, क्योंकि जो मेरी टोटल इनकम है वो क्या है अप टू 50 लाख है। और मेरे को रिबेट भी मिलेगा नहीं क्योंकि मेरा जो टोटल इनकम है वो क्या है 5 लाख से ज्यादा है। ईजी है। अच्छा अगर मैं 75 ईयर्स का हूं, अगर मैं 75 ईयर्स का हूं तो मेरी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। अच्छा तो 75 ईयर्स के हो आप 75 ईयर्स के हो, क्या हो रेसिडेंट हो, तो आपका जो स्लैब है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से क्या हो जाएगी 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएगी। 2.5 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाएगी। आ जाओ स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 बस यही होगा कि जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसको क्या करूंगा मैं एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करूंगा। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो 2,90,000 प्लस 5,80,000 कितना हो गया 2,90,000 प्लस 5,80,000 हो गया 8,70,000। अच्छा 8,70,000 का क्या करूंगा टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा। 8,70,000 का क्या करूंगा टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा। तो अप टू 3 लाख तक एग्जेम्प्ट, अप टू 3 लाख तक एग्जेम्प्ट, ठीक है ना। फिर 2 लाख पे 5% और बाकी बैलेंस पे 20%, कितना आ गया 84,000 आ गया। स्लैब रेट यूज करना तो आता है ना भाई, अब इतना एडवांस में आ चुके हो तो स्लैब रेट तो यूज करना आपको आता ही होगा राइट। तो ये हो गया अपना 84,000, ये हो गया अपना क्या 84,000। चलो आपको करके भी बता देता हूँ यार, करके भी आपको बता देता हूँ, क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हो जो शायद कंफ्यूज हो गए हो। तो अप टू 3 लाख तक तो क्या होगा अप टू 3 लाख तक नील, ठीक है ना। फिर 3 लाख से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा अप टू 5 लाख क्या होता है 3 लाख से ज्यादा अप टू 5 लाख होगा 5%, एंड 5 लाख से ज्यादा कितना होगा 20% होगा राइट, यही होगा ना। तो देखो अपनी इनकम कितनी है टोटल, अपनी इनकम है 8,70,000, तो 3 लाख तक तो हो गई नील। बचा कितना 2 लाख, 2 लाख का 5% कितना हो गया 2 लाख का 5% करा मैंने। फिर क्या होगा 5 लाख से ज्यादा पे 20%, तो 5 लाख से ज्यादा कितना हो गया 3,70,000, तो 3,70,000 का 20% कितना हो गया टोटल मिला के हो जाएगा मेरा 84,000। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है उसमें बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को ऐड करो। 75 ईयर्स का हूं तो मेरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है 3 लाख, तो कितना हो गया 2,90,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 5,90,000। इसमें मैंने टैक्स निकाला कितना आया 28,000, तो 84 माइनस 28 करा, 84 माइनस 28 करा कितना गया 56,000 हो गया। 56,000 मैंने क्या करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो आपको जो है टैक्स लायबिलिटी कितना निकल के आ गया 58,240। तो आई थिंक अब आपको जो है पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई टैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करना है। तो मैंने क्या करा एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करा, उस पर टैक्स निकाला। फिर मैंने एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को क्या करा ऐड करा, उस पर टैक्स निकाल के जो है क्या करा स्टेप 1 में जो टैक्स निकाला था उससे लेस कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया टैक्स अमाउंट मिल गया। इसमें मैंने क्या करा इसमें जो है मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया। अच्छा ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, ऐसा सरकार इसलिए कर रही है, ऑब्जेक्ट क्या देखो सरकार जो है पार्शियल इंटीग्रेशन करवा क्यों रही है, ताकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे जो है उसको हायर रेट पे टैक्स मिले। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीगेटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम विद द नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज टू टैक्स नॉन एग्रीकल्चर इनकम एट हायर रेट्स। हाई रेट्स का मतलब क्या है भाई, सीधी सी बात ये है कि जब आप क्या करोगे एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करोगे उस पर टैक्स निकालोगे तो बेसिकली हाई रेट से टैक्स आएगा ना, आपको जो है हाई रेट से टैक्स मिलेगा। आपका जो स्लैब रेट है वो क्या हो जाएगा, आपको जो स्लैब रेट है वो बढ़ जाएगा, आपको जो स्लैब रेट है वो क्या होगा बढ़ जाएगा। तो बेसिकली सरकार का पर्पस क्या था कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे हाई रेट से टैक्स मिले, इसलिए उसने क्या करा, इसलिए उसने जो है पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट निकाला, इसलिए उसने क्या करा पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट निकाला। अच्छा ध्यान रखना स्टेप 2 में गड़बड़ मत करके आ जाना। स्टेप 2 में आपको क्या करना है नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, नेट एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को जो है ऐड करना है, फिर उस पर टैक्स निकालोगे, फिर जो है क्या करोगे उस पर टैक्स निकालोगे, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे, उसके बाद क्या करोगे उसके बाद जो है नॉर्मल तरीके से जैसे अपन क्या करते हैं सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करते हैं वैसा अपन क्या करेंगे सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। तो अपना फाइनली जो है ये वाला चैप्टर डन है, फाइनली जो है अपना ये वाला चैप्टर डन। ऑलराइट, किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो आपको बिंदास जो है मुझे कॉल कर लेना, बिंदास जो है मुझे कॉल करके अपने डाउट्स पूछ लेना। ऑलराइट गाइस,